Hi to all the internationally educated nurses there. I am Navkiran and I welcome you all to my channel, Navkiran's Nursing Classes. Friends, as you know, Navkiran Nursing Classes is dedicated partner for internationally educated nurses in order to help them to become registered nurse in Canada, America, Australia and New Zealand. Yes. आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं इन द ईयर 2024। काफी टाइम से बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी और बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते थे या ये डिमांड बहुत आ रही थी कि आप न्यूजीलैंड के बारे में भी एक वीडियो डालिए। सो आई हैव डन अ कंप्लीट रिसर्च ऑन न्यूजीलैंड क्राइटेरिया एंड ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा न्यूजीलैंड में अपना करियर एज अ रजिस्टर्ड नर्स चूज करना। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि न्यूजीलैंड में एक नर्सिंग काउंसिल है विच इज़ कॉल्ड एज NCNZ, विच इज़ कॉल्ड एज नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NCNZ। तो NCNZ की एक मीटिंग होती है ऑन 4 दिसंबर 2023 और इस मीटिंग में बहुत मेजर चेंजेस लेके आते हैं इनटू द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेस। अब ये इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्सेस को हम इस वीडियो में IQM बोलेंगे और नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड को NCNZ बोलेंगे, राइट। तो बेसिकली 4 दिसंबर को इनकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये कुछ चेंजेस जो हैं अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लेके आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो चेंजेस क्या हैं और क्या टोटल प्रोसीजर रहता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम ये वीडियो आज देख रहे होंगे कि न्यूजीलैंड में RN कैसे बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो रूल की आज मैं बात कर रही हूँ, जो इनकी मीटिंग हुई है 4 दिसंबर को, ये टेम्परेरी रूल होने वाले हैं, यानी कि ये 2024 से लेके 2025 तक वैलिड अभी तक रहेंगे। मतलब अगर इनको सही लगा तो इसके बाद भी ये इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें एक बात, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इस हर एक कंट्री में जब भी किसी इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्स ने लाइसेंस लेना होता है तो ऑब्वियसली आपको अपनी क्वालिफिकेशन को इवैल्यूएट करवाना पड़ता है। तो न्यूजीलैंड में जो आप इवैल्यूएशन करवाओगे अपनी प्रोसेस की, वो आप एक काउंसिल के थ्रू करवाओगे विच इज़ कॉल्ड एज CGFNS, है ना। तो CGFNS ऑलरेडी USA के लिए काम कर रही है, न्यूजीलैंड के लिए भी ऑलरेडी CGFNS की एप्लीकेशन होती थी। सिमिलरली उसी तरह से अभी भी CGFNS के थ्रू ही वेरिफिकेशन होगी। तो CGFNS की वेरिफिकेशन फ़ी जो रहती है दैट विल बी $300। तो आपको $300 जो हैं CGFNS की जो वेरिफिकेशन फ़ी है वो आपको भरनी पड़ेगी। अब CGFNS जो है ना एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो न्यूजीलैंड के लिए CGFNS की ब्रांच जो काम करेगी इट विल बी कॉल्ड एज CVS NCNZ। CVS का फुल फॉर्म है क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्विसेज फॉर नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड। तो इसका फुल फॉर्म ये रहेगा CVS NCNZ। तो बेसिकली जो CVS NCNZ की स्टार्टिंग फीस है, मतलब जो आपको एप्लीकेशन भरने के लिए फ़ी लगेगी, दैट इज़ $300 क्योंकि ये USA की ऑर्गेनाइजेशन है CGFNS। और उसके बाद जो NCNZ के साथ फाइनली लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेने की फ़ीस लगेगी दैट इज़ $485 न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो $300 आपकी एप्लीकेशन की हो गई और न्यूजीलैंड के साथ जो रजिस्ट्रेशन फ़ी फाइनली आपको देनी पड़ेगी दैट इज़ $485 न्यूजीलैंड डॉलर्स। अब लेटर सपोज कि आपने अपनी CGFNS की एप्लीकेशन शुरू कर दी, यानी कि आपने अपनी CVS NCNZ की एप्लीकेशन शुरू कर दी। तो उस एप्लीकेशन को जैसे ही आप शुरू करते हो 4 चीज़ें जो हैं वो आपकी वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ऑब्वियसली आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। करंट रजिस्ट्रेशन आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अब बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनकी रजिस्ट्रेशन 5 साल के बाद या 3 साल के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है। तो अगर आप CVS NCNZ के थ्रू जाना चाहते हो, योर रजिस्ट्रेशन शुड बी एक्टिवेटेड। तीसरी चीज़ जो वो देखेंगे दैट इज़ नर्सिंग क्वालिफिकेशन। तो आपकी नर्सिंग क्वालिफिकेशन जो है ऑब्वियसली आउटसाइड ऑफ द न्यूजीलैंड होगी, तो उसको आपको करवाना होगा वेरीफाई। और लैंग्वेज, तो यहाँ पे लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसको हम लोग बोल देते हैं।
न्यूजीलैंड में जो एक्सेप्टेबल हैं, 2 तरह के टेस्ट एक्सेप्टेबल होंगे, वन इज़ आइल्स एंड सेकंड इज़ ओईटी। तो आइल्स में जो आपको बैंड्स चाहिए वो रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में आपको 7 ईच चाहिए होते हैं, और राइटिंग में आपको 6.5 मिनिमम जो है वो चाहिए होंगे, यानी कि ओवरऑल आपको 7 बैंड्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। और ओईटी यानी कि ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है न्यूजीलैंड में। तो उसमें आपको लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में चाहिए होंगे 350 स्कोर्स, और राइटिंग में चाहिए होंगे 300 स्कोर्स। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको CVS NC-NZ एप्लीकेशन में भरनी होगी। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले ये स्कोर ले लीजिए और फिर अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करिए। एंड अच्छा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको नहीं सबमिट करवानी पड़ेगी अगर कुछ कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, जैसे कि आपकी इनिशियल एजुकेशन यूके से है, सिंगापुर से है, आयरलैंड, कनाडा, USA से आपने BSc नर्सिंग कर रखी है, या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इनमें से किस किस कंट्री में, यूके में, आयरलैंड में, कनाडा या USA में ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आपको कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जैसे कि राइट नाउ हम कनाडा से डील कर रहे हैं, और कनाडा में बहुत सारी प्रोविंसेस हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं मांगती हैं। इंस्टेड ऑफ आइल्स एंड और OET और PTE, they are just asking the nurses to submit the work experience where they were talking in English with the patients. अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने लाइसेंस लिया, जैसे ओंटारियो में आपने बिना आइल्स, बिना OET, बिना PTE, बिना सेलबैन के आपने लाइसेंस लिया, तो ऐसे लाइसेंस वाले लोगों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिर्फ उसका एक्सेप्टेबल होगा जिसने आइल्स करके लाइसेंस लिया होगा। तो ये चीज़ है इसमें। एंड इसके साथ साथ देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी, मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग क्वालिफिकेशन आपकी इवैल्यूएट होगी, लैंग्वेज आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। 1800 आवर्स का आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो 1800 घंटे का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है पोस्ट रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी CGFNS की इवैल्यूएशन के लिए लगेंगी। एंड प्लीज़ नोट, जैसे ही एक बार आपकी CGFNS की इवैल्यूएशन हो जाती है, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं CGFNS को भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने के 20 दिनों के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट जो है वो इशू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी रिपोर्ट इशू होती है, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सेंडिंग दिस रिपोर्ट टू NC-NZ, दैट इज नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, और ये विद इन 30 डेज ऑफ इशूइंग द रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही CGFNS से आपकी रिपोर्ट रिलीज होती है, आपके पास 30 डेज होते हैं टू ऑथराइज दैट रिपोर्ट। हाँ जी, CGFNS आपको रिपोर्ट देगा, उसको आपको ऑथराइज करना होगा। जैसे ही आप उसको ऑथराइज करते हैं, उसके बाद ही ये रिपोर्ट नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड को सेंड होगी। यहाँ पे एक दो बातें जो हैं वो नोट करने वाली हैं। फर्स्ट थिंग तो ये कि अगर आपने एक बारी CGFNS की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, तो जैसी प्रोसेस के लिए आप फीस भरेंगे विच इज $300, उसके बाद आपका एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स और विद इन 1 ईयर। अगर CGFNS को आप के सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं होते, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। एक तो ये केस है। सेकंड केस ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट रिलीज होने के बाद, CGFNS की तरफ से रिपोर्ट रिलीज होती है, तो उसके बाद आपके पास 30 डेज होते हैं टू ऑथराइज द रिपोर्ट। एंड अगर आप 30 डेज में ऑथराइज नहीं करते हो रिपोर्ट, देन इट विल नेवर बी सेंड टू NC-NZ। रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, और इस रिपोर्ट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से जो प्रोसेस की फीस है $300 वो दोबारा से भरनी पड़ेगी। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके साथ ही ये है कि अगर जैसे आपकी रिपोर्ट NC-NZ को पहुंचती है, तो इन्होंने अब कर दिया है NCLEX RN, तो ये NCLEX RN लेंगे। जैसे ही आप NCLEX RN पास करते हो तो OSCE का एग्जाम भी होगा। OSCE क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्टली लाइसेंस जो है वो इशू होगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो ऑस्ट्रेलिया की नर्सेज हैं ऑलरेडी, जिनके पास ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस है, दे डू नॉट नीड टू गो थ्रू एनी ऑफ द प्रोसेस। उनको सीधा न्यूजीलैंड में ऑथराइज होता है वर्क करने को, तो उनको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल नर्सेज को इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो नर्सेज ऑलरेडी कनाडा, UK, USA जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनको ना तो NCLEX RN देना पड़ेगा, ना ही OSCE। लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तब देनी पड़ेगी अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबमिट कराए बिना लाइसेंस लिया है।
है ना। तो अगर आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबमिट करके लाइसेंस दिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, वहाँ पे जाके सिर्फ ये एप्लीकेशन करके गेट योर लाइसेंस, मतलब आपका एनक्लेक्स और ऑस्की बाईपास हो जाता है। तो मतलब ये आई होप कि आपको ये सारा प्रोसीजर अच्छे समझ आ गया होगा। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारा नंबर जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप आप हमें इस नंबर पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। We will help you to start your application. We will give you classes for NCLEX RN and even we can prepare you for OSCE. So what are you waiting for? Navkiran Nursing Classes is ready to make you a registered nurse in New Zealand in the year 2024. Kindly contact us today and we will make your dream come true. Thank you so much for watching this video. Keep on following me. Kindly subscribe my channel and share this video with those nurses who want to become an RN in New Zealand in the year 2024.